अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हम पैनल डेटा एनालिसिस के हवाले से थोड़ा सा बात करते हैं। चलो, कि किस तरह होता है ये डाटा के ज़रिए हम किस तरह एनालाइज कर सकते हैं, पैनल डेटा है क्या चीज़, और कैसे हम इस पर डिफरेंट टॉपिक सर्च करके पैनल डेटा एनालिसिस को एम्प्लॉय कर सकते हैं और उसको यूज़ करके हम स्टाटा में उसको रन कर सकते हैं। सही है। तो टॉपिक सिलेक्शन आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल करनी है। जिस तरह आपको पता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च में टॉपिक को सिलेक्ट किया जाता है और वो एक ऐसा टॉपिक हो कि बिल्कुल जेन्युइन हो, ठीक हो और थोड़ा सा यूनिक एंड मतलब अच्छा हो। सही है। तो आपने टॉपिक सिलेक्शन किस तरह करनी है, आजकल कोई वो दौर नहीं है कि आप मैनुअली जाके देखें या आप खुद जहन से या इधर उधर अपने नॉलेज के बेस पे आप देखें कि कौन सा टॉपिक सही है। तो आप डायरेक्टली चैट जीपीटी पे जा सकते हैं। सही है। और इधर इसको मैंने डिटेल में ये प्रॉम्प्ट लिखा है कि मैं स्टूडेंट टू 8 सेमेस्टर का, मुझे फाइनेंस के टॉपिक्स चाहिए, ज़रा प्रोफेशनल और अच्छे आसान टॉपिक्स, ताकि जिनका डाटा भी डाटा बेसिस पे अवेलेबल हो। पूरा पढ़ा मैंने लिखा है। तो अगर मैं इधर इसको रन करूँ तो चैट जीपीटी फटाफट मुझे पूरा टॉपिक्स का एक लिस्ट दे देगा। सही है। तो इसने पूरा का पूरा मतलब एक लिस्ट दिया मुझे और इसमें मैं अपने लिए टॉपिक सेलेक्ट कर सकता हूँ। सही है। अब टॉपिक को सेलेक्ट करने से पहले मैं इसको एक और प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ। मैं उसके कह रहा हूँ कि मतलब आप मुझे वो टॉपिक दे दे, गिव मी दैट टॉपिक आउट ऑफ दीज ऑफ विच वेरिएबल्स डेटा वुड बी अवेलेबल ऑन WDI। तो ये मुझे वो टॉपिक दे देगा। सही है। तो ये द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये टॉपिक उसने दिया। GDP ग्रोथ रेट, ये भी देखो, कोड भी दिया साथ में, जो इंडिकेटर कोड है जिसके जरिए मैं आसानी से ये वेरिएबल सर्च कर सकता हूँ। सही है। FDI इनफ्लोज परसेंटेज ऑफ GDP, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इसका दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सही है। इसका भी कोड दिया और ट्रेड ओपननेस ये भी दिया। सही है। तो अब ये कैसे आपने करना है, इसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सही है। क्योंकि बहरहाल मैंने ऑलरेडी एक और चैट में चैट जीपीटी से टॉपिक लिया है और उस पर मैंने डेटा भी पूरा एक एक्सेल शीट में लिया है WDI से। तो मैं उसी चैट में जा रहा हूँ और मैं उस टॉपिक को देख रहा हूँ। सही है। देखो, उधर उसने एक और चैट में मैंने उससे पूछा था कि मुझे टॉपिक्स दो और उसने ये टॉपिक दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, वही चीज़। सही है। और नीचे मैंने कहा कि एक और टॉपिक दो, ये ठीक नहीं है। तो उसने फिर ये टॉपिक, हाउ इकोनॉमिक फैक्टर्स इफेक्ट पीपल्स इनकम, लोगों की इनकम डेवलपिंग कंट्रीज में इकोनॉमिक फैक्टर किस तरह इफेक्ट करती है। तो इसके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल भी दिया मुझे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी दिए। सही है। फिर मैंने उससे पूछा कि मुझे अब क्या चाहिए, इनके कोड्स चाहिए। तो उस बिल्कुल सबके कोड उसने मुझे प्रोवाइड किए। सही है। इधर देखो, ये वो टॉपिक है। सही है। जो सेकंड टॉपिक है GNP पर कैपिटा, जो इनकम है डिपेंडेंट वेरिएबल, और साथ में एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और साथ में इन्फ्लेशन रेट, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देखो, इनका कोड भी मुझे दिया है। अब डेटा मुझे किस तरह लेना है, तो मुझे WDI पे जाना है। सही है। सो WDI पे मैं जा रहा हूँ। WDI ये नीचे आ गया। सही है। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक का जो डेटाबेस है, इधर से मैं डेटा ले सकता हूँ आसानी से। सही है। तो ये ओपन हो गया। सही है। इधर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, ये 8 कंट्री का जो सेक्शन है इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने कंट्रीज ऐड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान P से है तो P के सब कंट्रीज आ गए। मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया। लेट से मुझे साउथ एशिया के कंट्रीज चाहिए, सेम मैं इनमें से रिसर्च कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल पैनल डेटा एनालिसिस को मैं एम्प्लॉय करके उस मॉडल को मैं यूज़ कर रहा हूँ और एक मल्टीपल यूनिट्स में ले रहा हूँ फॉर द मल्टीपल टाइम पीरियड्स। सही है। तो पैनल डेटा हो गया। अच्छा, तो ये सब कंट्रीज़ के लिए मैं इधर डेटा लूँगा, तो उन सब कंट्रीज़ को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सही है। अगर इस तरह डिफ़िकल्ट है फाइंड आउट करना, सही है, तो आप डायरेक्ट कंट्रोल F के ज़रिए फाइंड में डायरेक्ट उसको कर सकते हैं, इंडिया। तो ये आ जाएगा इधर इंडिया। सही है। ये देखो, फिर इसको मैं दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल नेपाल, तो नेपाल भी दिया। तो ये गूगल का एक नॉर्मल फंक्शन है, कंट्रोल F विंडो फंक्शन है, वो आपको ब्राउज़र में जो अवेलेबल है आपने ओपन किया है उसमें से आपको टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं जो पेज पे मौजूद है। सही है। साथ में मैं फॉर एग्जांपल श्रीलंका, तो देखो बस थोड़ा सा आप लिखो, पूरा आपको दे रहा है वही, और उसको फिर आप सेलेक्ट करो। तो हमने फिलहाल 4 कंट्रीज सेलेक्ट किए जो कि 7 कंट्रीज है। सही है। इसमें से और क्या है, बांग्लादेश BANG, तो डायरेक्टली आ गया। सही है। ये भी मैंने सेलेक्ट किया। साथ में और कौन से कंट्रीज है, मालदीव्स और भूटान। सही है। तो ये हो गया भूटान, ये भी आ गया। अच्छा, मालदीव भी आ गया, MALD, तो डायरेक्टली आ गया। सही है। तो 7 हो गए। अब इसको आप क्लोज करो। तो देखो, कंट्रीज सेलेक्ट हो गए 7। अब हमने टाइम को ऐड करना है कि कितने टाइम के लिए मैं स्टडी कर रहा हूँ। सही है।
पिछले कितने साल के लिए, तो देखो 50+ ईयर्स मौजूद है, सही है। तो मुझे फॉर एग्जांपल 15 ईयर का करना है तो 2024 और इधर 13 से लेके 24 तक, सही है। या फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स का करना है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, चलो 15 ईयर बस काफ़ी है, सही है। तो 15 ईयर्स की मैंने पूरा एक स्टडी करना है कि क्या सूरत हाल रहा है, सही है। तो ये भी मैंने ऐड किया। अब हमें नेक्स्ट जाना है किस पे, ये भी सेलेक्ट हो गया। हमें अब सीरीज़ को सेलेक्ट करना है, तो ऐड सीरीज़। अब सीरीज़ में करना क्या है, ये ज़रा लोड हो जाए। इधर हमने वेरिएबल उठाने हैं, ये तकरीबन 1509 वेरिएबल्स अवेलेबल है, सही है। तो ये कीवर्ड इधर आपने उस कोड का इस्तेमाल करना है जो ChatGPT ने आपको प्रोवाइड किया है। तो मैंने पहला कोड उठाया, Ctrl+C किया उसको, और इधर मैंने Ctrl+V किया और इसको मैंने सर्च किया, तो ये वेरिएबल आ गया। उसको सेलेक्ट करो, बिल्कुल वही है, GNP पर कैपिटा एटलस मेथड करंट प्राइस $, सही है। तो इधर भी वही $, देखो बिल्कुल वही वेरिएबल नेम जो डिस्क्रिप्शन है वही आपको दे रहा है। फिर इसी तरह मैंने सेकंड को कॉपी किया, Ctrl+C, और इसको मैं इधर पेस्ट करता हूँ, लेट्स सपोज Ctrl+V एंड एंटर। तो ये देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ये भी आ गया। अब थर्ड मुझे सेलेक्ट करना है, सॉरी ये हो गया थर्ड इंडिकेटर कोड, Ctrl+C, और इसको मैंने इधर किया Ctrl+V। तो ये भी मेरे पास आ गया, सही है। अनएम्प्लॉयमेंट टोटल, परसेंटेज ऑफ टोटल लेबर फोर्स, सही है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, लास्ट वेरिएबल का जो कोड है उसको कॉपी करना है। आजकल लाइक बहुत आसान है ये चीज़, अगर मैनुअल होता तो फिर बहुत टफ होता, सही है। तो इसको भी एंटर करो। ये इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस, एनुअल, ये भी आ गया। हमारे वेरिएबल भी सेलेक्ट हो गए, ये भी क्लोज करो। अब हमारा फाइल बिल्कुल रेडी है टू डाउनलोड। तो डाउनलोड ऑप्शन में हमने एक्सेल को क्लिक करना है और ये बस फटाफट डाउनलोड हो जाएगा, सही है। और इसको आपने जो भी नाम देना है, फॉर एग्जांपल क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन वेरिएबल्स पे डेटा लिया है तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा, मैंने ऑलरेडी इसको इधर सेव की WDI फॉर वेरिएबल्स, जो टॉपिक था मेरा, तो वही मैंने लिया है, सही है। देखो वही कंट्रीज है, वही वेरिएबल जो मैंने उधर सेलेक्ट किए, ये बिल्कुल वही टेबल है, सही है। अब इसको आगे रन कैसे करना है, तो रन करने से पहले कुछ पहले डाउट्स क्लियर कराते हैं और वो बहुत ज़रूरी है उनको क्लियर कराना, सही है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटा में डेटा मैनेजमेंट होती है कि मतलब डेटा को किस तरह इंसर्ट किया जाता है और कैसे उसके साथ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, सही है। डेटा को एंटर कैसे करना है स्टेटा सॉफ्टवेयर में, तो चलो ज़रा उसको ट्राई करते हैं। देखो मैंने कितने तरीके बताए हैं। यूज़ कमांड एडिट कमांड के जरिए आप डायरेक्टली उस शीट को ओपन करके पेस्ट करें डेटा को। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक्सेल ओपन किया, अपने डेटा को इधर से Ctrl+A किया और ये मैंने Ctrl+C किया, सही है। अब मैंने इस डेटा से जो ब्लैंक फिगर्स थे या जो ब्लैंक सेल्स थे उनको मैंने हटा दिए, सही है। फिल्टर के ज़रिए मैंने उनको, इधर नीचे मौजूद होते हैं तो आपने अनचेक करना है उनको, सही है। देखो ये अगर आप चेक करें तो ये ऑन हो जाएगी, जो ब्लैंक सेल्स है वो भी शो होंगे जिनमें कोई डेटा नहीं है, मतलब नो डेटा इज़ अवेलेबल इन दैट सेल। तो उसको आपने अनचेक करना है और आपने ओके करना है सबके लिए। तो मैंने सबके लिए की है। अब इसको मैंने कॉपी किया और डेटा को कॉपी करके स्टेटा को मैंने ओपन किया। अच्छा, स्टेटा को ओपन करने के बाद असल ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करने हैं। ये स्टेटा का इंटरफेस है, सही है। इधर आपको वेरिएबल शो होंगे और इधर आपको जो कमांड्स आप रन करते हैं वो शो होते हैं और इधर कमांड आपने देना है और इधर आपको रिजल्ट आएगा, सही, इस सेक्शन में। तो इसी तरह तो फर्स्ट मेथड मैंने क्या बताया कि आपने करना क्या है, एडिट कमांड देना है तो इट विल ओपन द शीट, सही है। तो आपने क्या देना है, सिंपली एडिट एंड एंटर। अच्छा ये ओपन हो गया, मैंने डेटा ऑलरेडी कॉपी किए तो Ctrl+V। अब इधर ये एक नोटिफिकेशन या आप कहे कि आप एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। वो मैसेज क्या है कि आपने वेरिएबल नेम्स को फर्स्ट रो को एज ए वेरिएबल नेम्स कंसिडर करना है। तो बिल्कुल आपने करना पड़ता है, सही है, क्योंकि फर्स्ट रो में क्या है आपके साथ सारे वेरिएबल नेम्स वगैरह मौजूद है, सही। ये देखो इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, GDP वगैरह, कंट्री नेम, टाइम एक्सेट्रा। तो बिल्कुल हमने ये इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और उसको क्लिक करके तो हमारा डेटा बिल्कुल सही सलामत इंपोर्ट हो चुकी है, सही है। अब ये डेटा तो आ गया, अब इसको मैंने ऑफ किया तो इधर देखो डेटा सब वेरिएबल्स इधर अवेलेबल है, जो वेरिएबल हमारे डेटा में हमने जिन पर डेटा कलेक्ट किए, सही है, तो वो सब इधर आ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, अगर मुझे ये डेटा क्लियर करना है या ख़त्म करना है या डिलीट करना है तो सिंपल मैंने कमांड देना है क्लियर, सही है। तो एंटर करके सारा डेटा बिल्कुल गायब हो गया, सही है। अब दोबारा मुझे इधर एडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं डेटा को इंसर्ट कर रहा हूँ दोबारा। तो इधर देखो ऑलरेडी जो मैंने यूज़ किए है वो कमांड मौजूद है। तो एडिट में क्लिक करूँ तो डायरेक्टली कमांड रिलोड हो जाएगा और आपने एंटर करना है तो ये दोबारा ओपन हो जाएगा। तो ये तो फर्स्ट मेथड थी ऑफ डेटा इंसर्टिंग। सेकंड मेथड ये है कि आपने करना क्या है, डेटा कॉपी किया यहाँ से,
अब आपने आना है इस डाटा पे और इधर मैंने देखो डिटेल में क्या लिखा है कि और डायरेक्टली क्लिक ऑन मेन डाटा एडिटर आइकन बिलो द स्टैटिस्टिक्स टैब। तो जो स्टैटिस्टिक का टैब है इससे नीचे ये टीबी मेन डाटा एडिटर है, इस पे आप क्लिक करें तो ये भी शीट को ओपन करता है। और अब दोबारा कंट्रोल वी करो और इसको ये ऑप्शन आपने चेक करके आगे जाना है तो ये डाटा इंपोर्ट हो जाएगी। सही है, तो इस तरह हम डाटा को इंपोर्ट करते हैं। तो ये तो डाटा एंट्री थी। सही है, इतना लंबा छोटा स्टेप नहीं था। अब हम आगे जाते हैं। सही है, ऑलवेज यूज फर्स्ट रो इज द वेरिएबल नेम, ये भी हमने बात की कि बिल्कुल। और आप एक्सेल का फाइल भी इंसर्ट कर सकते हैं साथ में, DTA एक्सटेंशन के साथ जो फाइल है वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, डेटा सोर्सेज क्या है? स्टेट बैंक से भी आप डेटा ले सकते हैं। अगर आप विद इन कंट्री एनालिसिस कर रहे हैं, पैनल डेटा एनालिसिस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट फर्म्स के दरमियान, तो आप स्टेट बैंक से डेटा ले सकते हैं। रेलिवेंट जो डेटा हो जो आपकी काम आ सकती है वैसे ही पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, IMF डेटा, ये भी ज़बरदस्त डेटाबेस है। WDI जिस तरह बिल्कुल है, लेकिन इसका वो लेआउट का थोड़ा मसला है, अच्छा लेआउट नहीं दे रहा है जो आप स्टेटा में स्मूथली यूज़ कर सकते हैं। आपने फिर मैनुअली एक्सेल में चेंज करना पड़ता है। सही है, या अगर एडवांस एक्सेल वर्जन है तो आप उसमें ऑटोमेटिकली भी चेंज कर सकते हैं। तो IMF का भी अच्छा है और साथ में सबसे ये UNCTAD ये भी अच्छा है और साथ में ट्रेडिक इकोनॉमिक्स ये थोड़ा पेड है और साथ में कुछ फ्री भी एक्सेस दे रहा है। वर्ल्ड बैंक का सबसे बेस्ट है WDI जो है, तो ये है। सही है, और ECD ये मेरे ख्याल से ये भी फ्रीली अवेलेबल है इस पर डेटा कुछ हद तक। और ये चाइना के है, इस पर भी आपको डेटा कुछ हद तक मिल सकती है, लेकिन उनका भी कुछ प्रीमियम वर्जन, कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान आपने ख़रीदना पड़ता है। चलो, बहरहाल WDI इज़ द बेस्ट। तो हम जाते हैं पैनल डेटा पे। देखो, पैनल डेटा वो डेटा होती है जो कि हम कलेक्ट करते हैं फॉर मल्टीपल इंडिविजुअल्स लाइक कंपनीज, कंट्रीज या पीपल, लोगों के लिए मल्टीपल ओवर मल्टीपल टाइम पीरियड्स के लिए मल्टीपल यूनिट्स का डेटा कलेक्ट करना इज कॉल्ड पैनल डेटा एंड एनालाइजिंग दैट डेटा इज कॉल्ड द पैनल डेटा एनालिसिस इज द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड के जरिए आपने एनालाइज करना है, आपने स्टडी करना है, लाइक रिग्रेशन टू एनालाइज सच डेटा एंड हेल्प फाइंड पैटर्न्स बाय कंसिडरिंग बोथ टाइम एंड इंडिविजुअल इफेक्ट्स। ठीक है, इंडिविजुअल इफेक्ट्स भी आपने कंसिडर करने पड़ते हैं और टाइम को भी कंसिडर करना पड़ता है। सही है, तो ये है मेकिंग रिजल्ट्स मोर एक्यूरेट, जो कि आपके नताइज को ज़्यादा एक्यूरेट सही बनाते हैं। सही है, अच्छा, अब मज़ीद ये है कि पूल डेटा क्या है। पूल डेटा भी सेम पैनल डेटा जैसा है, उसका बिहेवियर है कि उसमें मल्टीपल कंट्रीज़ और मल्टीपल यूनिट्स और मल्टीपल टाइम पीरियड्स के लिए हम डेटा लेते हैं। लेकिन पूल डेटा में ये है कि हम इंडिविजुअल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को इफ़ेक्ट करते हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं, या हम उनको इज्यूम करते हैं कि वो मौजूद नहीं है। लाइक सब कंट्रीज़ के लिए कांस्टेंट या सेम है ऑलमोस्ट। सही है, तो होमोजीनियस डेटा, पूरा डेटा सेट को हम जितने भी कंट्रीज़ है सबके लिए इंडिविजुअल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम सेम लेते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, तो अब एजुकेशन चाइना में जो है वो स्कूलिंग सिस्टम पे डिपेंड करती है, पॉलिसी रेगुलेशन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उस पर डिपेंड करती है। तो देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कुछ फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट होता रहता है और वो स्पेसिफिक फैक्टर्स कंट्री वाइड अगर सेम हो, मतलब कंट्री लेवल पे हम देखें पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, जापान सब में सेम हो, तो वो पूल इफेक्ट पाया जाता है उधर। अगर वो कंट्री लेवल या स्पेसिफिक यूनिट लेवल जो कैरेक्टरिस्टिक्स या इफेक्ट्स है वो सेम ना हो तो फिर वो पैनल डेटा है। सही है, इधर मैं एक डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो फिर ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। देखो, ये अगर डेटा में इंडिविजुअल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होमोजीनियस हो तो मतलब ओवरऑल डेटा हम एज अ होमोजीनियस डेटा सेट लेते हैं और उसमें कोई इंडिविजुअल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक मौजूद नहीं वो है, मतलब सेम है, मौजूद है लेकिन सेम है, हम सबके लिए एज्यूम करते हैं कि सेम इफेक्ट है। सही है, जो स्पेसिफिक इफेक्ट है, जो यूनिट स्पेसिफिक इफेक्ट है, हर यूनिट के अपने खास इफेक्ट। सही है, तो वो हम सेम कंसिडर करते हैं तो वो पूल डेटा है। अगर सेम नहीं है तो वो पैनल है, मतलब डिफरेंट है हर एक कंट्री में। स्कूलिंग सिस्टम या इन्फ्लेशन जिस चीज़ से इफेक्ट होती है वो फैक्टर हर कंट्री में डिफरेंट है। तो पैनल डेटा में अगर डिफरेंट है तो फिर तब दोबारा दो टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स पाए जाते हैं पैनल इफेक्ट में, या तो रैंडम इफेक्ट होगी या फिक्स्ड इफेक्ट होगी। रैंडम मीन के वो टाइम वेरिएंट होती है, टाइम के साथ वो फैक्टर्स या वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते रहते हैं और वो कांस्टेंट नहीं रहते। सही है, फिक्स्ड ये है कि वो ओवर द टाइम कांस्टेंट है। सही है, तो हमने 3 तरह का रिलेशनशिप स्टडी करना है
ताकि हम ये मालूम कर सके स्टेटा के ज़रिए कि कौन सा मॉडल बेस्ट है कि हम एम्प्लॉय करें। यानी पूल वर्सेस रैंडम फर्स्ट रिलेशनशिप, पूल वर्सेस फिक्स्ड इफेक्ट सेकंड, और थर्ड हमारे साथ अगर फॉर एग्जांपल ये दोनों हम करें और दोनों में से रैंडम फिक्स पूल के मुकाबले में डोमिनेंट आए या हम कहें कि सिग्निफिकेंट आ जाए, तो फिर हम रैंडम और फिक्स में से एक को डिसाइड करते हैं कि कौन सा ज़्यादा फेवरेबल है या ज़्यादा फीजिबल है। सही है। तो ये अब इधर से प्रैक्टिकल काम शुरू होता है कि ये क्या शे होते हैं। रैंडम फिक्स ये हमने एक्सप्लेन किया कि ये पैनल डेटा के अंदर ही जो डिफरेंसेस है वो या रैंडम है यानी टाइम वेरिएंट है, या हमारे साथ फिक्स्ड है जो टाइम एन वेरिएंट है या कांस्टेंट है। सही है। अब इसके लिए हम प्रैक्टिकली टेस्ट अप्लाई करते हैं डिफरेंट। तो स्टेटा कमांड्स क्या है, पहले आपने स्टेटा में ये डिफाइन करना पड़ता है कि भाई डेटा पैनल डेटा है, तो किस तरह करना है, इनकोड कंट्री। तो देखो इधर हमने स्टेटा में डेटा ऑलरेडी इंपोर्ट की है। सही है। अब इधर हमने इसको वही कमांड देना है कि हमारे लिए इनकोड करो। इनकोड का मतलब क्या है, ये शीट में क्लोज करता हूँ, इधर मैं दोबारा हूँ, इनकोड कंट्री। अब याद रखो इधर मैंने कंट्री लिखा है, इधर जो आपका वेरिएबल नेम है, कंट्री नेम है या फॉर एग्जांपल फर्म नेम है या कंपनीज नेम है, जो है आपने वही वर्ड इस्तेमाल करना है। तो इधर से मैं देख रहा हूँ, इधर देखो ये कंट्री नेम है, तो मैंने कंट्री नहीं लिखना है, मैंने कंट्री नेम लिखना है। तो इनकोड कंट्री नेम। सही है। ये मैंने लिख दिया और यहाँ से कॉमा, फिर मैंने जनरेट और ब्रैकेट में मैंने क्या लगाया, कंट्री आईडी, CID। सही है। या कोई भी आप ऐसा एक वर्ड दे सकते हैं जो मतलब सेंस पैदा करती हो, या मतलब कोई उससे मीनिंग आप ले सकते हो, जैसे कंट्री आईडी या फर्म आईडी या कंपनी आईडी वगैरह, तो CID शॉर्टली। सही है। ये कमांड मैंने दिया, इसके साथ बिल्कुल नियर मैंने एक और भी कमांड देना है, तो ये मैंने एंटर किया। अच्छा सही है। इसके बाद मैंने दूसरा कमांड भी देना है, XTSET CID टाइम। X वो वेरिएबल जो कंट्री नेम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, T टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको CT सेट करे, CID जो कंट्री आईडी है जिस तरह हमने जो जनरेट किया सॉफ्टवेयर के ज़रिए, और टाइम को कंसिडर करे। सही है। तो ये भी हमने कमांड देना है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और स्टेटा में इसको पेस्ट कर रहा हूँ, एंटर किया। तो बस ठीक है, हमारा डेटा उसको डिफाइन हो गया कि भाई ये पैनल डेटा है। देखो पैनल वेरिएबल, टाइम वेरिएबल, डेल्टा एटसेट्रा सब कुछ उसने सही तरह दे दिया। अब आगे हमें क्या करना है, आगे हमें डेटा को रन करना है। सही है। उसके साथ जो मेन ऑपरेशन है, यानी मतलब उसको देखना है कि कौन सा मॉडल ज़्यादा अच्छा है। तो देखो फर्स्ट जो रिलेशनशिप हम देखते हैं वो क्या है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। सही, इनकोड कंट्री जेन, ये उन दो कमांड्स का एक्सप्लेनेशन है, फिर आप स्टडी करें। सही है। अच्छा, पूल वर्सेस रैंडम इफेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देना पड़ता है कि हम उसको रैंडम इफेक्ट डिफाइन करें। सही है। XTREG डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कॉमा RE। सही है। ये इधर मेरा ख्याल से ये कॉमा नहीं है, गलती से आया है ये PDF में। चलो बहरहाल मैं इधर इसको लेकर आऊँ, फॉर एग्जांपल XTREG, और फिर मैंने क्या करना है, देखो डिपेंडेंट वेरिएबल ये है GNIP पर कैपिटा वगैरह, और ये फिर हमारे साथ इंडिपेंडेंट 1 2 और 3। सही है। तो ये मैंने दे दिए, और कॉमा RE रैंडम इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है। तो इसको मैंने एंटर किया। सही है। तो देखो ये हमारे साथ आ गया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इसको तो ये पता चल गया कि चलो रैंडम इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा फॉर द गिवन वेरिएबल्स। तो अब नेक्स्ट हमने करना ये है कि जो मेन टेस्ट है वो अप्लाई करना है, जिसको हम ब्रिश-पे-गॉन टेस्ट कहते हैं, ताकि वो अंदाज़ा लगाए कि पूल और रैंडम इफेक्ट में कौन सा पाया जाता है। तो ये स्पेशली उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो उसको मैंने कॉपी किया और इधर मैंने ये पेस्ट किया। सही है। एंटर किया। तो देखो अब इधर P का वैल्यू 0.05 से लेस है। सही है। तो इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट है, और ये शो करता है कि रैंडम इफेक्ट पाई जाती है, पूल इफेक्ट मौजूद नहीं है, क्योंकि पूल इफेक्ट हमारे साथ H0 है और रैंडम इफेक्ट इस केस में हमारे साथ H1 है। सही है। तो जब सिग्निफिकेंट हो तो हम H0 को रिजेक्ट करते हैं और H1 को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए इधर पैनल इफेक्ट मतलब पैनल इफेक्ट ओवरऑल मौजूद है, लेकिन उसमें रैंडम इफेक्ट फिलहाल मौजूद है इन कंपैरिजन ऑफ पूल। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने करना क्या है, ये तो एक हमने अप्लाई किया। सही है। नेक्स्ट हमें पूल वर्सेस फिक्स को चेक करना है। क्या आया,
पूल और फिक्स में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है। सही है, तो सेम एक्सटीरिग और ये सिर्फ लास्ट में इफ़ ई यानी फिक्स इफेक्ट, ये कमांड हमने कॉपी करना है। सही है, कॉपी नहीं, हमने वेरिएबल डायरेक्ट इधर से लेने, कॉपी ना करें इस तरह। ये स्पेसिफिक कमांड नहीं है, ये DPVAR ये डिपेंडेंट वेरिएबल को शो कर रहा है। आपका जो भी है आपने उधर सेलेक्ट करना है वेरिएबल सेक्शन से, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो कर रहा है। इधर आ जाए, अब दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि एक्सटीरिग वगैरह मैं लिखूँ, तो एक्सटीरिग ये मैंने किया, वेरिएबल भी ऑलरेडी सेलेक्ट किए हैं, सिर्फ इधर मैंने RE के बजाय FE किया, रन किया। तो देखो इसमें ये है कि ये डायरेक्टली हमें इफ़ वैल्यू प्रोवाइड करती है। देखो इफ़ की वैल्यू जो है ओवरऑल 94.44 है, विच इज़ ग्रेटर देन 4, और देखो पी की वैल्यू भी 0.05 से लेस है। सो इट मीन्स कि पूल इफेक्ट को हमने रिजेक्ट किया और फैक्स इफेक्ट को हमने एक्सेप्ट किया, तो इट मीन्स कि फैक्स इफेक्ट पाई जाती है। तो अब ये तो हमें मालूम हो गया कि भाई पूल के मुकाबले में, इन्हें पूल इफेक्ट के मुकाबले में फिक्स और रैंडम डोमिनेंट है, या हम कह सकते हैं कि वो सिग्निफिकेंट है, तो इसलिए पूल को हमने हटा दिया। अब हम पूल को साइड पे करते हैं और फिक्स और रैंडम दोनों में से चेक करते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। तो वो ज़रा सॉफ्टवेयर के ज़रिए चेक करते हैं। तो इसके लिए रैंडम वर्सेस फैक्ट इफेक्ट में फर्स्ट कमांड क्या है, वही एक्सटेरिक जो हमने यूज़ किया रैंडम इफेक्ट के लिए फॉर एस्टिमेटिंग द रैंडम इफेक्ट। फिर हमने एस्टिमेट स्टोर RE, यानी जो आपने एस्टिमेट किया उस वैल्यू को स्टोर करो जो RE की वैल्यू या RE में। सही है, सेव द रिजल्ट ऑफ द रैंडम इफेक्ट मॉडल एंड नेम इट RE, उसको RE नेम दे दो। सही है, तो ये है। अच्छा, तो हमने करना क्या है, एक्सटीरिक कमांड जो हमने यूज़ किया था ये हमने दोबारा उठाया। सही है, इसको हमने रन किया और इधर मैंने लिखा बस एक और एक्स्ट्रा कमांड के एस्टिमेट्स स्टोर RE, तो ये उसने बस सेव किया कि चलो ठीक है। अब दोबारा एक्सटीरिग ये कमांड मैंने रन किया, हाँ इफ़ ई वाला, इसको भी मैंने रन किया और मैंने इसको दोबारा एस्टिमेट स्टोर RE के बजाय इफ़ ई लिखा, ये भी रन किया। अब दोनों एस्टिमेट उसके साथ आ गए सॉफ्टवेयर के पास। देखो मैंने बड़ा आसान अल्फाज में लिखा है कि हियर माई RE मॉडल स्टोर इट, सॉफ्टवेयर को मैंने बताया कि ये मेरा RE मॉडल है, उसको स्टोर करो एस्टिमेट स्टोर के ज़रिए। हियर इज़ माई FE मॉडल, ये मेरा FE मॉडल है जो एक्सटीरिग वगैरह मैंने रन किया, एक्सटीरिग FE। और ये कमांड क्या कहता है कि स्टोर दैट टू, नाउ कंपेयर देम एंड टेल मी विच वन इज़ द मोर रिलायबल। तो किस तरह मुझे बताएगा, हॉसमैन टेस्ट के ज़रिए। सही है, इसके लिए मैं हॉसमैन टेस्ट यूज़ करता हूँ। तो हॉसमैन टेस्ट किस तरह हम करते हैं उसको भी मैं लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल हॉसमैन FERE, यानी हॉसमैन टेस्ट करो FE और RE के लिए, ताकि पता चले कि कौन सा ज़्यादा रिलायबल मॉडल है कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखो अब इधर क्या है, 0.8 पी वैल्यू हमारे साथ आ गई। सही है, और ये क्या शो कर रहा है, 0.86 पी वैल्यू है जो कि ग्रेटर है 0.5 से। सही है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हम कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे। देखो हमने रिलेशनशिप किसके दरमियान देखा, रैंडम वर्सेस फैक्ट्स, तो हमने देखा कि रैंडम इफेक्ट मौजूद है क्योंकि रैंडम H0 है और फिक्स हमारे साथ H1 है। जब आप क्या करते हैं, जब आपके टेस्ट रिजल्ट्स ये आ गए कि जो पी वैल्यू है वो इनसिग्निफिकेंट है, लाइक स्टेटिस्टिकली नॉट सिग्निफिकेंट क्योंकि 0.05 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि H1 रिजेक्ट हो गया और हमने H0 को एक्सेप्ट किया। सही है, नल हाइपोथेसिस हमने एक्सेप्ट किया। तो इट मीन्स के रैंडम नल हाइपोथेसिस है कि देयर इज़ रैंडम इफेक्ट और फिक्स हमारे साथ H1 है, तो स्टेटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है तो H1 को रिजेक्ट कर लेंगे और H0 को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बस ये तरीक़ेकार हमने अप्लाई करना है। सही है, अच्छा ये तो हमारे साथ पता चल गया कि कौन सा मॉडल हम यूज़ करेंगे, रैंडम इफेक्ट वाला। तो देखो ये 3 किस्म की कंपैरिजन हमने इसलिए किया कि हमें पता चल जाए कि कौन सा ज़्यादा रिलायबल मॉडल है हमारे लिए और कौन सा इफेक्ट मौजूद है डेटा में, पैनल इफेक्ट है या पूल इफेक्ट है। तो पूल के लिए पहले हमने 2 टेस्ट अप्लाई किए, फिर हमने रैंडम और फिक्स के दरमियान देखा। जब पूल फेल हो गया कि मतलब पूल इफेक्ट तो नहीं है, न फिक्स के साथ है न रैंडम के साथ इन कंपैरिजन पूल इफेक्ट पाई जाती है डेटा में, तो फिर हमने लास्टली क्या अप्लाई किया, रैंडम वर्सेस फैक्ट्स, और इसके ज़रिए हमें पता चला कि रैंडम इफेक्ट वाला मॉडल हम अप्लाई करेंगे इधर डेटा के लिए और रैंडम इफेक्ट पाई जाएगी। सही है, तो ये चीज़ है।
अच्छा, फिर कुछ जनरल हम इस डेटा के साथ क्या कर सकते हैं, जिस तरह डिस्क्रिप्टिव से स्टेटिस्टिक निकलवाना, फॉर एग्जांपल इस UMM, और ये जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको आप सेलेक्ट करो, फॉर एग्जांपल ये और बाकी जो 2 वेरिएबल्स हैं और उसको आप एंटर करो। सही है, तो ये स्टेटिस्टिक्स जो है डिस्क्रिप्टिव है। साथ में हम कोरिलेशन को निकलवा सकते हैं, PWCORR। तो हमने ये कोरिलेशन का कमांड दिया और साथ में वेरिएबल भी सेलेक्ट करने के, मतलब ये सब वेरिएबल के लिए आप कर लो। देखो ये बार बार करना ज़रूरी नहीं है, ये यही आप सेलेक्ट करो तो इधर से भी आप PW और साथ में CORR लिख सकते हैं और इधर आपने कॉमा SIG यानी सिग्निफिकेंस, ये ताकि आपको स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस भी प्रोवाइड करे। सही है, तो ये एंटर करें तो ये कोरिलेशन मैट्रिक्स आ गया सबका। सही है, तो इस तरह ये भी हमारे साथ आ गया। फिर नेक्स्ट हम अगर फॉर एग्जांपल मल्टीकोलिनरिटी चेक करें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान मौजूद है कि नहीं, ये एक एजम्पशन है मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल का, मल्टीकोलिनरिटी। तो इसके लिए हम वेरियस इन्फ्लेशन फैक्टर का जो टेस्ट है वो अप्लाई करते हैं और वो एक डिटेक्शन मेथड है जो हमें बताती है। सही है। अच्छा, VIF से पहले हमने चूँकि रिग्रेशन मॉडल रन करना पड़ता है, सही है, ज़रूरी है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सही है, तो हम फर्स्ट चलो जल्दी GRESS और इधर हमने वेरिएबल्स उसी तरह सेलेक्ट करने हैं ताकि उनके लिए रिग्रेशन मॉडल भी हम रन कर सके। सही है, तो ये भी रन हो गया। सही है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, मल्टीकोलिनरिटी वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर को हम रन करते हैं। सही है, तो देखो इधर हमारे साथ ये भी रिजल्ट्स आ गए। सही है, और इसका मतलब ये है कि मतलब देखो जो टॉलरेंस इधर है ये 0.8 तकरीबन 1 के करीब है और 0 के नियर नहीं है, तो इसलिए मल्टीकोलिनरिटी इज़ नॉट एग्जिस्टिंग हेयर, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन आवर डेटा। सही है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो कोरिलेशन है वो बहुत कम है, बहुत वीक है। सही है, या ज़्यादा नहीं है। तो इस टॉलरेंस टेस्ट से भी हमें पता चल जाए। सही है, 0.8 0.8 0.9। सही है, तो ये है। फिर इसी तरह हेटेरोसिडास्टिसिटी के लिए हम कर सकते हैं। सही है, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। बस सिंपली हम लिख देंगे उसका जो कमांड है HETTST हेड टेस्ट। सही है, तो ये भी ऑलमोस्ट हो जाएगा। सही है। अच्छा, इसमें भी देखो चूंकि सिग्निफिकेंट है, सो नल हाइपोथेसिस होमोसिडास्टिसिटी है और जो हमारे साथ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो हेटेरोसिडास्टिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है, तो ये 0.003 मतलब 0.5 से लेस है P की वैल्यू। सो इसलिए हमारे साथ हेटेरोसिडास्टिसिटी इज अ प्रॉब्लम एंड दैट एग्जिस्ट। मल्टीकोलिनरिटी नहीं है लेकिन हेटेरोसिडास्टिसिटी मौजूद है। तो ये हमारे साथ ओवरऑल हमारा डेटा एनालिसिस प्रोसेस था। सही है, तो थोड़ा सा आइडिया तो हुआ होगा कम से कम, अगर ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो। खैर आप प्रैक्टिस करें इस सॉफ्टवेयर को, क्योंकि ये रिसर्च वर्क है, ज़रा टफ है और टेक्निकल है। टफ नहीं है लेकिन टेक्निकल है, तो इसलिए हर एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। सो आई होप कि कुछ ना कुछ क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई मसला हो तो आप फिर पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।